Hi, be positive, positive outlook, patient and persistent. Today is 3rd of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मिस्टर पी साईनाथ वो इंडियन है जिनको अवार्ड किया गया है जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021। यूक्रेन के साथ ये यूएसए ने लॉन्च किया है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ब्रीज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी। मिस्टर कौशिक बासु है, इनकी किताब है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है नैरोबी केन्या में। गुजरात में है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। बर्न स्विट्जरलैंड में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। आज के सवाल है बछेंद्री पाल बिकेम फेमस फॉर हर ग्रैंड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ व्हाट? किस फील्ड में बनी है? हु इज नोन एज दीन बंधु, हु इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क, फेदोमीटर। ये यूज होता है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट? एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस, एस्ट्रोनॉट है स्पेस स्टेशन में है, वो अगर स्काई को देखेंगे अर्थ का तो वो किस कलर का नजर आएगा? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, क्लियर कट फीलिंग नहीं है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है अबाउट समथिंग और समवन। फ्रॉट, फ्रॉट मतलब कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, फ्रॉट विद फियर। विंटेज, विंटेज जैसे कार्स होती है, विंटेज कार्स की अक्सर रैलीज होती है, तो विंटेज का मतलब होता है डिनोटिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, पुराना जो बहुत हाई क्वालिटी का था, एस्पेशली समथिंग रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। हेल्म, हेल्म का मतलब वो टॉप में है, स्टीयर कर रहा है, मैनेज कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लीवे, लीवे प्रोवाइड करना मतलब थोड़ा फ्रीडम मिला है टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल, फ्रीडम और स्कोप। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं गुड्स एक्सपोर्ट्स टच रिकॉर्ड $95 बिलियन इन Q1. दिस इज अ गुड न्यूज। देन केरला के हाउस बोट्स हैं गेट रेडी टू सेल, टूरिज्म। आज हम जानते हैं केरला के बैक वाटर्स क्या होते हैं। दिस इज थंडर शॉवर, ये डायग्राम है थंडर स्टॉर्म का, ज्योग्राफी। उड़ीसा में मिला है ये 4000 ईयर ओल्ड सेटलमेंट जो एक्सकेवेशन इन ओडिशा में अभी फाइंड आउट हुआ है। अनजस्ट ग्रीन, कल हमने एक वीडियो में देखा था कि जो वैक्सीन पॉलिसी है, वैक्सीन पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन ग्रीन पास, इसमें क्या फ्लॉज है, एग्जैक्टली वो सारी चीजें आज के एडिटोरियल में भी बताया गया है। दिस इज नेट लॉस एजुकेशन इन सेंटेनरी बैकड्रॉप। दिस इज नो हैंड ऑफ पीस, दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। Judges most look at facts of a case and its human aspect. This is about governance, और गवर्नेंस में ह्यूमन वैल्यूज होना क्यों जरूरी है। सेंटर ने स्टेट को बोला है स्टॉकिंग ऑफ पल्सेस, आंगनवाड़ी, एक्सटेंडिंग हेल्प। सीडीएस का विजिट है, चाइना के साथ टेंशंस है। ओईसीडी का G20 ग्लोबल टैक्स डील है, और ये है फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया जिसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं ये हीट डोम, आज इसके बारे में समझते हैं कि ये हीट डोम क्या है। ओके, देन हिंदी में आज हम देखते हैं डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ क्या हैं, और ये कुछ 4-5 स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। दिस इज सीसेट सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। दिस न्यूज इज पॉलिटिकल। ये न्यूज है गुड्स एक्सपोर्ट्स टच रिकॉर्ड $25 बिलियन इन Q1 ऑफ दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। 47% राइज हुआ है जून में डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो सी, एक होता है एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब आप इंडिया में बनी हुई चीजें या सेवाएं, गुड्स मतलब दिस मर्चेंडाइज कुछ गुड्स है, और सर्विसेज मतलब सेवा। तो इंडिया में बनी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी विदेश के हम सेंड कर रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी? एक्सपोर्ट कहलाएगा।
इंपोर्ट क्या होता है? जो विदेश से हम चीजें बुला रहे हैं, जैसे ऑयल बुलाते हैं या कोई डिजिटल कंपनी की सर्विसेज बुलाते हैं, सो दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो यहाँ एक्सपोर्ट राइज हुआ है और एक्सपोर्ट में भी सर्विसेज नहीं, गुड्स राइज हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ रिलीफ। 95 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ अप्रैल टू जून क्वार्टर में। फाइनेंशियल ईयर को ऐसे हम क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं, 3-3 महीने के ऐसे क्वार्टर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है सेक्टर्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग, जेम्स, ज्वेलरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज हम क्या करते हैं, हम रॉ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइन करके, प्रोसेस करके फिर से एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलर इज द केस विद ज्वेलरी। हम जेम्स को इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड, जेम्स, डायमंड, और इसकी पॉलिशिंग करके, ऑर्नामेंट्स बना के हम इसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो सेक्शन है, दिस इज इन एक्सपोर्ट। हाउएवर अगर टोटल देखें तो इंडिया नेट इंपोर्टर रहा है। इंपोर्टर मतलब आयात ज्यादा हुआ, निर्यात कम हुआ। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब फिस्कल डेफिसिट में हमें दिक्कत आएगी। मोर एक्सपोर्ट इज गुड, मोर एक्सपोर्ट इज गुड फॉर इकोनॉमी। जैसे चाइना है, चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग बन गया है, तो वर्ल्ड में जितने भी ऑलमोस्ट गैजेट्स है ना, आप सब देखना मेड इन चाइना है। तो चाइना का इसीलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है, कम पैसे में चीज़ें बना के बेचते हैं ये, और इससे चाइना का फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है चाइना का फॉरेक्स रिजर्व, तो इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है। तो इंडिया को भी अभी ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दें। एक्सपोर्ट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी का कैरेक्टर कैसा रहा है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रहे, बट वी शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट नाउ। इसी पे 16 जून को हमने एक एक्सपोर्ट मॉडल नाम के एक टॉपिक को पढ़ा था। एक्सपोर्ट मॉडल, इस पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी आपने किया है, एक्सीलेंट। इसको आप एक बार फिर से देखो, 16 जून 2021। ऑलराइट। तो इंडिया अभी आई कर रहा है कि 400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो जाए करंट फिस्कल ईयर में। अगर ये अचीव कर लिया तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। गुड्स एक्सपोर्ट्स टच रिकॉर्ड $95 बिलियन इन Q1। अब ये जो दूसरी न्यूज़ है, ये है केरला। केरला में ये हैं बैक वाटर्स, और बैक वाटर्स में ये चल रही है दिस केरला की बोट्स। बोट्स इनको बोलते हैं हाउस बोट्स। सी, इंडिया है ना, तो इंडिया का सदर्न कोऑर्डिनेट, नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट हमें पता है, रैपिड जीके में देखा। सदर्न में है केरला, नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी शिकारा होता है, ऐसे ही केरला में भी ये हाउस बोट होता है, जिसको बोला जाता है केट्टू वालम। केट्टू वालम। तो ये बेसिकली बैक वाटर में काफ़ी पॉपुलर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दीज हाउस बोट्स। ये वेम्बानाद लेक में मिल रही है, केरला के बैक वाटर। अब बैक वाटर क्या होते हैं? बैक मतलब पीछे ऐसे पानी आ गया है, वाटर कहाँ का पानी आया है? समुद्र का पानी आया है। तो बैक वाटर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी से ये लगा हुआ बिल्कुल कोस्टल एरिया में ये इतना पूरा वाटर बॉडीज दिख रही है ना, दीज आर बैक वाटर्स। तो दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस ओशियन, मतलब नैरो कहीं कनेक्टिविटी है, बट फ्लो में नहीं है वो, मतलब डायरेक्ट ओशियन का उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ का जो पानी होता है ना, ये बहुत स्टिल होता है, ठहराव होता है, यहाँ पे ठहरा रहता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे बोटिंग, और यहाँ पे एक बोट रेस भी होती है, उसका नाम बताइए, टूर्नामेंट होता है। दिस स्नेक बोट्स होती है यहाँ पे, उनकी रेसिंग होती है, तो वो भी बैक वाटर्स में होती है। और ये जो बैक वाटर्स होते हैं ना, ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल है। आई हैव लिव्ड इन दिस केरला, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है ये सारे बैक वाटर्स। सो केरला के जो बैक वाटर्स हैं, ये नेटवर्क है ब्रैकिश लगून का, बिकॉज समुद्र से कनेक्टिविटी है, तो खारा पानी ब्रैकिश लगून है, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। लाइंग पैरेलल टू द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, ये मालाबार कोस्ट है, और इसके पैरेलल में ये सारे बैक वाटर्स हैं, नोन एज द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। सदर्न इंडिया में ये इंटरकनेक्टेड कैनाल्स में भी है, तभी नेशनल वाटरवे नंबर कौन सा होगा यहाँ पे आप बताओ? दिस केरला के बैक वाटर्स इंटरकनेक्टेड कैनाल्स है, यहाँ पे इनलैंड्स है, सिस्टम है, 900 किलोमीटर का वाटरवे है। सो दिस इज केरला। केरला को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री। सो केरला की ज्योग्राफी को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो ज्योग्राफी है ना, एक तो इक्वेटर के प्रॉक्सिमिटी है, प्लस वेस्टर्न घाट्स है, तो एक यूनिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम डेवलप हुआ है दिस एंटायर केरला में, सदर्न पार्ट ऑफ दीज वेस्टर्न घाट्स।
वेस्टर्न घाट्स किन किन राज्यों से क्रॉस होते हैं, आंसर प्रीलिम्स का सवाल है। तो केरला में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स का सदर्न पॉइंट मिलता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ केरला। अब केरला की ज्योग्राफी में आप बताओ कि यहाँ की जो कोस्ट है वो इमर्जेंट है या सबमर्जेंट है। केरला में बैक वाटर्स बताइए, केरला में वेस्टर्न घाट्स बताइए, केरला की फ्लोरा एंड फोना बताइए। जैसे हमने रबर देखा था ना, रबर बेसिकली कहाँ मिलता है, केरला में। तो दिस इज ज्योग्राफी ऑफ केरला। डिस्कस इट्स टूरिज्म पोटेंशियल। अब जो टूरिज्म है, ज्योग्राफी का इम्पैक्ट वहां पे भी होता है। टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी, देर आर सो मेनी थिंग्स। और केरला का मेन स्टे है टूरिज्म। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म, वैसे केरला में भी टूरिज्म। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस नोट, ज्योग्राफी ऑफ केरला एंड डिस्कस इट्स टूरिज्म पोटेंशियल। केरला के बारे में आज बहुत अच्छे से आप सारी चीजें पता कर लो। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज थंडर शॉवर्स ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम सोरिंग हीट। अभी गर्मी बहुत बढ़ रही थी, पारा चढ़ रहा था, मरकरी। अब थंडर शॉवर्स आए। थंडर शॉवर्स ये क्या होता है, जैसे थंडर स्टॉर्म होता है, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था थंडर स्टॉर्म। और ये जो बिजली कड़कती है ये कैसे होती है, जैसे ये होता है बादल, बादल में होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट। वाटर बिकॉज पोलराइज्ड होता है तो चार्ज सेपरेशन हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इंटर क्लाउड ही कोई मीडियम मिल गया तो एक स्पार्क जनरेट होती है जिसको बोलते हैं दिस बिजली। ये कई बार क्लाउड से ग्राउंड पे भी हो जाती है, अगर बीच में मॉइस्चर है, एक कंड्यूट उसे मिल गया तो इसको लाइटनिंग बोलते हैं। इसी के लिए लाइटनिंग कंडक्टर भी बनाते हैं हम, तड़ित चालक। अब क्या होता है कि ज्योग्राफी में अगर हम पूरा देखें ना, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये क्लाइमेट है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लाइमेट चैप्टर, वेरी गुड। तो ये जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पे एयर का एक ब्लैंकेट है। एयर क्या होती है, मूव करती है। मूव कहाँ से करेगी, लो प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया है। तो लो प्रेशर एरिया में हवा कम है तो बाहर से हवा आएगी इसको फिल करने के लिए। तो जब ऐसे पैरेलल मूव हो रहा है जमीन की सतह पे, दिस इज विंड। बट कई बार क्या होता है, वार्म टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे, अब विंड अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकती, तो ऑब्वियसली विंड ऊपर उठेगी। जैसे यहाँ विंड कन्वर्ज हुई, ये विंड कन्वर्ज होने के बाद ऐसे राइज होती है, तो इसको बोलते हैं अप ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट, राइज हुई है तो ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी तो एयर ठंडी होगी, ठंडी होगी तो हैवी होगी, और फिर वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन ड्राफ्ट। तो एक अप ड्राफ्ट होता है और एक डाउन ड्राफ्ट होता है। कन्वर्जेंस ऑफ विंड होता है और डाइवर्जेंस ऑफ विंड होता है। एक्स एक्सिस में होता है और वाई एक्सिस में होता है। दिस इज एंटायर क्लाइमेटोलॉजी। अब क्या हुआ कि विंड आई, वार्म एयर सडन राइज हुआ, ठंडा हुआ, ये सारे क्या है, क्लाउड्स है। क्लाउड्स भी बड़े अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हैव अ लुक, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स, सीरस, सीरोस्ट्रेटस, निम्बस एटसेट्रा। तो ये क्यूमुलो निम्बस है, निम्बस मतलब पानी, ये पानी लाएंगे, इस टाइप के क्लाउड्स होते हैं ये। तो यहाँ ऐसे अपड्राफ्ट ऑफ विंड के कारण दिस क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर सडन रेनफॉल भी होता है। तो दीज आर थंडर शॉवर, और साथ ही साथ बिजली भी कड़कती है, दैट इज लाइटनिंग। सो दिस इज थंडर शॉवर। ये जो एंटायर क्लाइमेट फिनोमिनन है ना, इसके लिए आप एनसीईआरटी देखो, बड़े अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे दिए हुए हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है, कोविड की पॉजिटिविटी रेट एवरी आवर इन जून 62% वर मैन। मैन का इस बार फैटेलिटी ज़्यादा हुआ है। वैसे भी मैन बायोलॉजिकली इतने स्ट्रांग होते नहीं है, इनका शेल्फ लाइफ मतलब लिविंग भी कम होता है। सो दिस इज 62% मैन। देन दिस इज हसल द वे। ये है, विमेन कैरी बंडल्स ऑफ फायरवुड ओवर देयर हेड ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून इन दिल्ली, गर्मी। देन राजस्थान टेक्स अ बिग स्टेप इन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि आप नॉर्मल पढ़ाई तो कर रहे हो, साथ ही साथ आपको कुछ दूसरी स्किल्स भी सिखाई जाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम सिखा रहे हैं, या फिर कारपेंट्री का कोई काम सिखा रहे हैं, या फिर फूड कुकिंग एटसेट्रा कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। तो देर आर सर्टेन अदर स्किल्स विच आर बीइंग टॉट साइमल्टेनियसली, सो दैट उसके बाद उन स्किल्स के थ्रू आप अपना एक करियर भी बना सकते हो, आप उससे अपना कुछ दो पैसे भी कमा सकते हो। सो दिस इज वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी भी वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। गांधी आश्रम जितने भी हैं वहाँ पे वोकेशनल स्किल्स पे एम्फेसाइज होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जितने आश्रम है, जो शांति निकेतन है, वहाँ पर भी वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस होता था।
ये 4000 ईयर ओल्ड सेटलमेंट फाउंड हुआ है ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन उड़ीसा। बहुत साल पहले, 100 साल पहले ही लगभग इसी तरीके से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एटसेट्रा। तो अभी ये 4000 साल पुराना एक साइट मिला है, कहाँ पर? उड़ीसा में। आर्कियोलॉजिस्ट जो ये ऐसे पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, देखते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने फाइंड किया डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ 3 कल्चरल फेजेस एट द साइट। चैल्कोलिथिक भी है, मतलब यहाँ पे कॉपर यूज हो रहा था। आयरन एज है, मतलब आयरन यूज होने लग गया। और ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 400 से 200 दिस जीरो के पीछे। जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, अब रिवर्स गियर लगाओ तो ऐसे डेट कम होगा, जीरो होगा, फिर इसके बाद डेट बढ़ने लगेगा, जैसे नंबर लाइन होती है। तो इधर होता है दिस बीसी। तो 2000 टू 1000 बीसी का चैल्कोलिथिक, आयरन एज एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के ये फेजेस मिले। अब ये जो साइट्स मिली है ना, ये बेसिकली एक सर्कुलर मड मिला है, फोर्टिफिकेशन था 4.9 किलोमीटर का। किस रिवर पे? सोना रिवर पे, साउथ, और दिस बूढ़ा बालांग रिवर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे। तो फोर्टिफिकेशन है, इसका मतलब है वहाँ पे ह्यूमंस सेटलमेंट था। बिकॉज ह्यूमंस अक्सर क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह से बचने के लिए जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो दिस टेल्स कि वहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी। मेजर डिस्कवरी हुआ है, एक सर्कुलर हट मिला, ब्लैक और रेड पेंटेड पॉटरी मिला, ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिला, रेड स्लिप्ड वेयर, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले। सर्कुलर हट है, उसमें रेड सॉइल भी है। तो द पॉइंट इज कि ये काफ़ी अच्छी सिविलाइजेशन है जिसने थोड़ा प्रोग्रेस भी किया है। द पीपल वर मोस्टली लीडिंग सेटल्ड लाइफ था, नोमैड नहीं थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड फिशिंग भी हो गया था। एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हॉर्स था या नहीं था। अब इस बात पे जूरी डिबेट है कि हॉर्स था या नहीं था, इसके रिमेन्स मिले या नहीं मिले। ऑफिशियल जो लाइन है एनसीईआरटी का और जो यूपीएससी ने माना है वो ये है कि हॉर्स नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास। आप बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास आयरन एज में आयरन था या नहीं था? टेल। तो ये सिविलाइजेशन मिली है उड़ीसा में। अब यहाँ पे फर्दर और प्रोग्रेस होगा, ये यहाँ पे रेडियोमेट्री ऐसे करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज गुड, बिकॉज पास्ट हमें पता होता है तो उससे हमें खुद के बारे में अवेयरनेस आती है। सो दिस इज गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है अनजस्ट ग्रीन। कल आई मेड अ न्यू टाइप ऑफ वीडियो जिसमें हमने बात किया ग्रीन पास के बारे में। ग्रीन पास, यूरोपियन यूनियन। अनजस्ट ग्रीन, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन इन वैक्सीन पासपोर्ट इशू। पता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का होता है ना, उससे अल्टीमेटली एंट्रोपी क्रिएट होती है, केओस क्रिएट होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हमें एनकरेज करना चाहिए, स्पेशली जब हम फाइट कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक से। अब कोविड-19 का वायरस है, वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि ये यूरोपियन यूनियन का है, ये अफ्रीका का है, ये एशिया का है। नो, तो हम वैक्सीनेशन में क्यों डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं? दिस इज रॉन्ग। तो ये अनजस्ट ग्रीन है। यहाँ ये बात है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है ईएमए, इसने एक गाइडलाइंस बनाई और केवल इन 4 वैक्सीनेशन को ही डिजिटल ग्रीन पास देने की बात की। ये 4 वैक्सीनेशन है फाइजर बायोएनटेक की, जॉनसन एंड जॉनसन की, मॉडर्ना की और एस्ट्राजेनेका की। कि जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगाई है केवल वो ही अलाउ होंगे यूरोप में एंटर ट्रैवल करने के लिए। अदर्स कैन ऑल्सो एंटर, बट उनको फिर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट लाओ या फिर वो फिर क्वारंटीन होंगे। द पॉइंट इज दिस इज गुड, ये उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया। प्रॉब्लम ये है कि जो एस्ट्राजेनेका है इसका एक वर्जन है दिस वैक्स जेवरिया जो है यूरोप में, दूसरा है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अंडर लाइसेंस, सेम वैक्सीनेशन फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब ये बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन को, कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं मिलेगा बट इस एस्ट्राजेनेका को मिल जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशिएशन। इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ इंटरनल यूरोप की कंट्रीज ने उसको अपने खुद के बिहाफ में ओके भी कर दिया है। नाउ वी कैन ट्रेवल ओवर देयर। WHO ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जिस मेडिसिन को WHO ने अप्रूव कर दिया है वैक्सीनेशन को, हम कोवैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज कोवैक्सीन को आज की डेट में WHO का अप्रूवल नहीं मिला है, ऑल्दो जल्दी ही मिल जाएगा, बट कोविशील्ड को तो मिला है। तो जब WHO ने अप्रूवल दे दिया तो ये कंट्रीज ऐसे उस सेट ऑफ वैक्सीनेशन का सबसेट क्यों बना रहे हैं?
जिस वैक्सीनेशन को WHO का अप्रूवल मिला है वो सारी वैक्सीनेशन ओके कर देनी चाहिए। आप उसमें भी प्रेफर कर रहे हो कि नहीं फाइजर, बायोनटेक इन दिस एंड दैट, दैट इज रॉन्ग। इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोवैक्स अलायंस का क्या होगा, इसमें कितनी कंट्रीज को ये कोविशील्ड सप्लाई की गई है, वहाँ के ट्रैवलर्स का क्या होगा। तो सारी WHO वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिलना चाहिए। कोविड-19 की फाइट में डिस्क्रिमिनेशन करना इज नॉट एट ऑल अ राइट स्ट्रैटेजी। देन दिस इज नेट लॉस। नेट लॉस ये बात है, सेंटर मस्ट हेल्प प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स टू ऑल स्कूल्स एज एन एसेंशियल सर्विसेज। सी, इंटरनेट आज की डेट में बहुत एसेंशियल चीज हो गया है। दिस इज अबाउट राइट टू लाइफ। बहुत सारे काम बिना इंटरनेट के आज की डेट में आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है एजुकेशन का जो ये क्राइसिस हो रहा है उसमें इंटरनेट फैसिलिटी गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे सारे स्कूल्स को प्रोवाइड करे। सेंटर मस्ट हेल्प प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स ऑल स्कूल्स एज एन एसेंशियल सर्विसेज। जैसे एक एक्ट होता है ना, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1955, इसमें अभी मॉडिफिकेशन भी हुआ है, अमेंडमेंट भी। तो इंटरनेट को भी एसेंशियल सर्विसेज में लाया जाए। यूनियन जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, उसी की रिपोर्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, और ये बताती है कि 20% बहुत सारे राज्यों में 20% पेनिट्रेशन भी नहीं है इंटरनेट का स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो विच इज़ कॉज ऑफ वरी। हम अक्सर बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल्स में, मतलब कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे जिस बेंच में पढ़ रहे हैं वो ठीक रखो, जो क्लासरूम्स हैं वो प्रॉपर एयर ही होना चाहिए, फैन वगैरह सब होना चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक्सेस टू वाटर और टॉयलेट्स भी होना चाहिए। दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसमें एक नाम और ऐड कर लो और वो नाम है इंटरनेट। सो नाउ इट इंक्लूड्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट गैजेट्स। एक और अच्छा आइडिया है, कई बार क्या होती है जैसे IT कंपनीज हैं, इनको लेटेस्ट हाईटेक कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो हर 2-3 साल में ये अपने कंप्यूटर्स अपग्रेड कर देते हैं। बट वो कंप्यूटर कंप्लीटली भी खराब नहीं हुआ है, एटलीस्ट वो स्कूल में बेसिक चीज़ों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो क्यों ना ऐसी जो कंपनीज हैं या फिर एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हम जो पुराने गैजेट्स हो जाते हैं उसको प्रोवाइड कर दें हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ताकि उनका जो बेसिक काम है, स्टूडेंट्स को अब इतना ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत नहीं है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन स्कूल। तो जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो फुलफिल हो जाए। तो पब्लिक फंडिंग, कम्युनिटीज़, कॉरपोरेट्स, हार्डवेयर मेकर्स ये यूज़ करें रिसाइकल, और डोनेशन का ऑप्शन भी ओपन होना चाहिए। तो इससे एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ दिस हार्डवेयर का, अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स का। सो दिस इज अ गुड आइडिया, नोट इट डाउन। तो दिस इज नेट लॉस। इंटरनेट एंड गैजेट्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल है इन सेंटेनरी बैकड्रॉप 100 साल, दिस इज नो हैंड ऑफ पीस। जो मिस्टर शी जिनपिंग का, कल हमने इनकी लैंग्वेज भी देखा था, बहुत ज़्यादा विट्रियोलिक था कि मुंह तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और ये प्रेसिडेंट है। तो इमेजिन चाइना किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बीजिंग का रीसेंट एंड मस्क्यूलर बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिया कुड स्टेम फ्रॉम डीपर टेंशन विद इन इंडिया। जो आर्मी में ना एक ऐसा फिलॉसफी चलता है, डिफेंस में पढ़ाते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है ना, दैट पर्सन इज वीक, दैट पर्सन इज वीक। वो अपनी वीकनेस को कवर अप करने के लिए इतना अननेसेसरी एग्रेशन दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद चाइना। चाइना अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। चाइना का इंटरनल जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसमें भी मिस्टर शी जिनपिंग को बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है और बहुत ज़्यादा ओपोजिशन भी हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। प्लस USA के साथ फाइट तो चल ही रही है, और चाइना का जो बुली बिहेवियर है उसके कारण वर्ल्ड में भी एंटी चाइना स्टेट सेंटिमेंट्स आर ऑन राइज। सो टू कवर अप दोज थिंग्स चाइना यहाँ पे बहुत सुपर एग्रेसिव वे में एक्ट कर रहा है। बाकी इसमें रेगुलर टॉक्स हैं, कुछ नई बात नहीं है। चाइना ने जैसे तिब्बत में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन बढ़ रहा है, ह्यूज डिप्लॉयमेंट किया है। चाइना तिब्बत में एक मिलिशिया यूनिट भी तैयार कर रहा है टू फाइट विद इंडिया इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, कॉज ऑफ वरी। युगुर जो एरिया है वहाँ पर चाइना की कॉन्टिन्यूस एट्रोसिटीज बनी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया कॉन्टिन्यूसली इस बात को कवर कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय चाइना ऑन दिस एरिया। नाटो जो है उसने अलार्म रेज किया है। नाटो यूजुअली USSR के लिए था, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, बट चाइना को अब ये एक बिग एडवर्सरी बोला गया है। G7 मीटिंग, शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं। हमने पढ़ा था माओ जेडोंग
डेंग जियोपिंग, शी जिनपिंग, ये 3 पिलर्स है। माओ जेडोंग, डेंग जियोपिंग, शी जिनपिंग। माओ जेडोंग ने बोला स्टैंड करो, और डेंग जियोपिंग ने बोला रिच बनो, और शी जिनपिंग बोल रहा है कि पावरफुल बनो। तो दिस इज द कॉज ऑफ वरी। तो ये बात रेगुलर बात है चाइना का, नारायण साहब ने लिखा है कल्चरल रिवॉल्यूशन हो रहा है, हमें चाइना के प्रति, चाइना के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नियर फ्यूचर में देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी इंडिया वर्सेस चाइना कन्फ्रंटेशन होने वाला है। रूरल पावर सॉल्यूशंस इवन अदर स्टेट्स कैन इम्यूलेट, यहाँ बात है राजस्थान की जो पावर रेगुलरिटी है उसमें अच्छा काम किया गया है। बट नो क्लोजर इन दिस कोविड बेड्स हैं। This is about judges must look at facts of a case and its human aspect. See, हम जब गवर्नेंस करते हैं ना, जैसे आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट में हो, किसी आप सरकारी विभाग में आप काम कर रहे हो और आपको से पब्लिक से डील करना है, तो एक तरफ तो नियम होता है कि एकदम मतलब नियम से ही पालन करना है कि दिस इज द लॉ, ये चीज़ है, ऐसा है। दूसरी तरफ होता है कि आप सामने देख रहे हो या बहुत एल्डरली है या फिर वो बहुत ज़रूरत है उसका, तो आप क्या करोगे, थोड़ा नियम को फ्लेक्सिबिलिटी करते हुए उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे कि उसको ज़रूरत है, अभी ह्यूमन एंगल आ जाएगा। दिस इज ह्यूमन एंगल। तो ये चीज़ भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट में, सरकारी नौकरी में आपको नियम के हिसाब से चलना होता है, बट दो चीज़ होती है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। तो नियम के पीछे इतना ज़्यादा भी नहीं छिप जाना चाहिए कि आप जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ है उसको इग्नोर करने लग जाओ। ओके, तो देर इज ऑलवेज एन स्कोप ऑफ दिस, ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन। एक डिस्क्रिशन होता है कि वो ऑफिसर, जो पर्सन ऑन ड्यूटी है, वो ही डिसाइड कर पाएगा कि चलो क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोविड-19 का आपको लॉकडाउन लगवाना था, कोविड-19 में आपकी ड्यूटी लगी है, पुलिस में हो आप सबको चेक कर रहे हो, अचानक आपको एक गाड़ी आती है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उस गाड़ी में से कोई पेशेंट है, इस टाइप की चीज़ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो आपको गाड़ी को पास नहीं होने देना है, चार्ज लगाना है, बट यू आर सीइंग कि देर इज एन इमरजेंसी, ह्यूमन वैल्यूज वहां पे आ रही है, सो यू विल यूज योर डिस्क्रिशन एंड ट्वीक द रूल अकॉर्डिंगली। दिस इज द वन थिंग जो बहुत ज़रूरत है समझना, और इसीलिए ज़रूरी है एम्पैथी होना, बहुत ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में, एम्पैथी। तो जज साहब ने भी यही बोला है, वी नॉट ओनली हैव टू फोकस ऑन द लॉ, लॉ सुप्रीम है, प्रेसिडेंट्स सराउंडिंग द इशू बिफोर इसको भी देखना है, एज वेल एज द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट ऑल्सो द रिपरकशंस ऑफ व्हाट वी डिसाइड एंड द प्रेसिडेंट वी मे बी सेटिंग। क्योंकि जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एपेक्स कोर्ट बोली जाती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोली जाती है। आर्टिकल कौन सा है बताओ? तो जुडिशरी टॉप कोर्ट है, जुडिशरी जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेती है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसको एग्जैक्टली रोल मॉडल मान के इम्प्लीमेंट करती है। तो ज़रूरी है कि जो एपेक्स है उधर से साइड करेक्ट मैसेज जाए कि हर डिसीजन का क्या रिपरकशन होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, ह्यूमन लॉसेस, ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन वैल्यूज में क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए अभी जो थीम चल रहा है ना गवर्नेंस का, पब्लिक गवर्नेंस का, अभी गवर्नेंस जो डे था उसमें भी ये बात हमने देखी थी, गवर्नेंस में ह्यूमन एंगल अब ज़्यादा आ रहा है, वेलफेयर एंगल अब ज़्यादा आ रहा है। ये ब्रिटिशर्स जो लाए थे ना कॉलोनियल प्रैक्टिस, जिसे आईएएस वगैरह को भी बोलते हैं, ये सब ब्रिटिश इरा के स्केलेटन है। तो द पॉइंट इज, अब ब्रिटिश नहीं है, अब देश आज़ाद हो गया है। सो द पॉइंट इज यू हैव टू ब्रिंग दिस ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, वेलफेयर वैल्यूज इन दिस गवर्नमेंट सर्विसेज। सो दूसरा सवाल है, द ह्यूमन फेस ऑफ गवर्नेंस, ह्यूमन फेस ऑफ गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, स्पेशली कोविड-19 में पब्लिक सर्विस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जैसे अभी हमने देखा डॉक्टर्स का से शिफ्ट है 5 बजे, उसको ओवर हो जाएगा शिफ्ट, बट उसने देखा पेशेंट बड़े प्रॉब्लम में है, पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो अपना टाइम एक्सटेंड करेगा और सारे पेशेंट्स को देखेगा। तो दिस इज द थिंग, पब्लिक सर्विस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सो यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो, और GS2 में जो गवर्नेंस है उधर के भी आप कुछ एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हो। आपको फोकस करना है ह्यूमन फेस में, ह्यूमन फेस में, वैल्यूज में। देन हाउस पैनल अवेट्स स्टेट्स सर्वे ऑन लर्निंग लॉसेस। अभी ये पार्लियामेंट का हाउस पैनल है, ये मांग रहा है कि स्टेट्स में क्या लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ स्कूल लॉकडाउन एंड लैक ऑफ गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, पेडागोगी, डिस्टर्बेंसेस। एजुकेशन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। एक्सटेंडिंग हेल्प, जैसे कुछ जगह क्या हो रहा है, कुछ क्लब्स बन गए, लोकल लाइब्रेरी बन गया है,
उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेसन्स देने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। दिस इज गुड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सेंटर्स ऑर्डर ऑन दिस पोषण अभियान बिकॉज हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पौष्टिक खाना देना ज़रूरी है, और ये चीज़ मिल जाती है आंगनवाड़ी जैसी फैसिलिटी में। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि उनको भी गैजेट्स डाउनलोड करने पड़ रहे हैं, फोन्स डाउनलोड करना है, मोबाइल ऐप से करना है, एंड दे आर नॉट वेरी टेक फ्रेंडली, तो दे आर हैविंग दिस डीप स्टीप लर्निंग कर्व हो रहा है, इनका थोड़ा डिफिकल्टी है। ये सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता। तो दिस इज दिस पेज। और हाई कोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट मांगा है बंगाल में, हाउस पैनल लर्निंग लॉसेस। ये एक और न्यूज़ है। हमने इन्फ्लेशन पढ़ा। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में बढ़ोतरी। जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, सेकेंड वेव में इन्फ्लेशन में स्टीप राइज हुआ है इन्फ्लेशन में। सेंटर आस्क स्टेट्स टू इम्पोज लिमिट ऑन स्टॉकिंग ऑफ पल्सेस। ये जो आटा दाल चावल है ना, इतना महंगाई बढ़ गई है। ये पहले दाल 80 रुपए समथिंग की आ रही थी, अभी 140 150 टच हो रही है। ऐसी जो ऑयल था वो भी डबल ट्रिपल हो गया है। तो प्रॉब्लम है। पल्सेस, दिस वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, इन्फ्लेशन एकदम स्पाइरल हो रहा है। तो ऐसे में दिस खर्चा मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट सेज द मूव इज टू अरेस्ट द स्पायरलिंग प्राइसेस। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड तो है, डिमांड बनी रहेगी। सप्लाई जो है उसमें हम एड्रेस करें। अब सप्लाई में शॉर्टेजेस कैसे हो सकती है? या तो ट्रांसपोर्टेशन बंद है, ये एक मेन रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, प्लस डीजल की प्राइस बढ़ गई, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, तो जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो ये कौन सा हुआ? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड जो होता है वो होता है ब्लैक मार्केटिंग। जैसे क्या होता है? जमाखोरी होता है। लोगों ने जमा कर लिया, जमाखोरी हो रही है, होर्डिंग। जब कीमतें बढ़ जाएगी तो फिर वो उसको बेचेंगे, तो इनको फायदा हो जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग मार्केट प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट का क्रैकडाउन जरूरी है। प्लस स्टेट्स को भी बोला गया है कि जो स्टॉक बना रहे हैं हम पल्सेस का, उसको रिलीज करें ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस बढ़े। अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो जो कीमत है वो अपने आप नॉर्मलाइज होने लग जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों में मिसमैच से आता है इन्फ्लेशन, और उसी को हमें एड्रेस करना है। चाइना हैज इम्प्रूव्ड इट्स एयर ऑपरेशन। ये सीडीएस का विजिट है, जनरल बिपिन रावत, एंड इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है रैपिडली हमारे एलएसी वाले एरिया में। सी एक्चुअली क्या हुआ, चाइना ने ना गलवान क्राइसिस में इंडिया को थोड़ा हल्के में ले लिया था। इंडिया को इतना सिंसियरली लिया नहीं। चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा। प्लस जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है हमारी, उसने चाइनीज में दिस कैप्चर जो किया था मिशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। चाइना वहाँ पे एकदम ऑफ गार्ड, वहाँ पे चाइना कुछ कर ही नहीं पाया उस केस में। सो द पॉइंट इज, अब चाइना उसी के कंपैरिजन में एक तिब्बत मिलिशिया जैसी माउंटेन स्ट्राइक फोर्स डेवलप कर रहा है, और ज़्यादा ऑपरेशंस बढ़ा रहा है, एयर सपोर्ट का, टेक्नोलॉजी का, ड्रोन्स एटसेट्रा। अब इंडिया को भी अकॉर्डिंगली अपना गेम अप करना पड़ेगा। अटैक यूजिंग ड्रोन्स एम्ड एट इंडियन एयरफोर्स एसेट्स में जो भी हुए थे, तो इधर एडवर्सरी चाइना चाइना है और इधर एडवर्सरी पाकिस्तान है। दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड अपनी स्ट्रेंथ हमें डेवलप करना है। देन ये डेनमार्क भी स्टेप्स इन एस्ट्राजेनेका जैब्स भूटान को देगा। भूटान में क्राइसिस ये हो रहा है कि फर्स्ट डोज तो दे दिया, सेकेंड डोज की शॉर्टेज हो गई बिकॉज इंडिया में आ गया सेकेंड कोविड वेव। बट लेट अस सी, इंडिया यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन इंडिया भी निकालेगा। कोवैक्सिन की डील है, ब्राज़ील में जा रहा था बट वहाँ पे अभी ये डील कैंसिल हो गई है। अभी एक जॉनसन एंड जॉनसन की जैब है जो एंटीबॉडीज डेल्टा वेरिएंट में भी क्रिएट कर रही है। गुड, सारी वैक्सीनेशन अच्छी है, जो वैक्सीनेशन मिले गेट इट। दोज वर द डेज इंस्टा पिक। और दिस इज अबाउट फैशन, द चार्म ऑफ छोले भटूरे, दिल्ली के छोले भटूरे। देन दिस इज आफ्टर 2 decades यूएस एग्जिट की अफगान बेस। सी यूएस एग्जिट हो रहा है, दिस बागराम एयरफील्ड यूएस एग्जिट होगा। अब पता है क्या होगा, यूएस का एग्जिट होते ही जो ये 20 साल का इतना एफर्ट्स डाले थे ना, ये सारे अब जीरो हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और यहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, सी एक एक करके सारे जिले हार रही है वो अफगानिस्तान के। तो दिस इज अगेन अ क्राइसिस। इसराइल स्ट्राइक्स हमास साइट इन गाजा ओवर फायर बलून, ये भी लड़ रहे हैं। पैंडेमिक इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की यूएस रिपोर्ट है। वाइड स्प्रेड फोर्स लेबर है, स्पेशली चाइना में।
देन दिस इज यूके ब्रेग्जिट। इंडिया सीज कंसेंसस हो जाएगा OECD G20 की ग्लोबल टैक्स डील पे। इसमें क्या होगा, 15% का मिनिमम टैक्सेशन तो लगेगा ही, वरना कंपनीज क्या करती हैं, अपना बेस कहीं और बना लेती है, लो टैक्स कंट्री में बना लेती है, और उसके थ्रू लॉज में लूप होल्स के थ्रू टैक्स इवेजन करती है। इसको बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो टेक कंपनीज की इन मैल प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए एक मिनिमम 15% का तो टैक्स लगा ही दो सब पे। ये बात है OECD G20 ग्लोबल टैक्स डील, हो जाएगा अक्टूबर में। बिग टेक पुश इनटू फाइनेंशियल सेक्टर पोजेस रिस्क सेज RBI। नाउ सी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे फेसबुक है, फेसबुक को आपके बारे में सब पता है। फेसबुक आपका वाईफाई भी स्कैन कर रहा है, लोकेशन भी स्कैन कर रहा है, आपकी फ्रेंड्स वगैरह सब स्कैन कर रहा है, एक एक मैसेज स्कैन कर रहा है, आप क्या टाइप कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, गूगल सीरी सब सुन रहे हैं। तो दे हैव मेड अ प्रोफाइल, आपके बारे में सब जानते हैं। बट अगर वो आपके बारे में सब जानते हैं तो इन दी एंड तो सारा मैटर फाइनेंस पे आ जाता है। तो ये जो टेक कंपनीज हैं, ये अगर आपके फाइनेंसेस को भी डिक्टेट करने लग जाए, ये टेक कंपनीज अगर फाइनेंशियल सेक्टर में भी आ जाए, तो दिस विल बिकम टू पावरफुल, टू मच ऑफ पावर इन वन कंपनी, वन प्राइवेट कंपनी। दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे वरिड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व सर्ज हुआ है 5 बिलियन, 609 बिलियन डॉलर पे हो गया है। ये अच्छी बात है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है हमारे पास जेब में पैसे हैं। ये एक कुशन है, कुशन है अगेंस्ट रुपी वॉलेटिलिटी और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट स्टार्ट राइजिंग। एक टाइम था हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिस्टमेटिकली जब से LPG रिफॉर्म्स आए, फॉरेक्स रिजर्व का राइज हुआ है और अभी ये 600 बिलियन पहुंच गया है। दिस इज गुड, बट ये इतना भी अच्छा नहीं है। आप चाइना का देखो फॉरेक्स रिजर्व कितना है, नंबर बताइए चाइना का, यू विल सी कि चाइना की जेब में कितने पैसे हैं। इसीलिए चाइना जो है ना, वो चेकबुक डिप्लोमेसी करता है। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें बेसिकली फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, SDR होते हैं, और रिजर्व पोजीशन विद IMF, दिस ट्रांश पोजीशन होती है। तो ये चारों चीजें बनके बनाती है फॉरेक्स रिजर्व। 609 बिलियन डॉलर इंडिया का है। अब दिस इज NDMC, आयरन ओर का आउटपुट बढ़ा है, और मोबिलिटी, स्विच मोबिलिटी को अवार्ड्स ऑर्डर मिल रहे हैं इतने, और ये चल रहा है विंबलडन एंड स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, हेडेक बिफोर पोल्स। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने रिजाइन किया है। जम्मू एंड कश्मीर का इंसिडेंट, CDS ने बोला एयरफोर्स सपोर्ट आर्म दे, बट अभी अग्रीमेंट थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है। एक्चुअली क्या होता है, तीनों जो फोर्सेज है ना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनका अपना एक इथोस है, इनका अपना एक काम करने का तरीका है। तो इसीलिए ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में बहुत डिफिकल्टी होती है, कि जैसे कोई आर्मी का बंदा है, उसको एयरफोर्स के साथ यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, तो थोड़ा मतलब जो कल्चरल इथोस है वो थोड़े डिफरेंट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बट इस डिफिकल्टी को आयरन आउट करना है, बिकॉज इन दी एंड तीनों सर्विसेज तो हमारी ही है। इनका डुप्लीकेशन को स्टॉप करें, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कन्वर्जेंस होना है। और इसीलिए जो थिएटर कमांड्स है ना, जो अभी कुछ ही टाइम पे आने वाले हैं, वो बड़ा माइलस्टोन होंगे कन्वर्जेंस ऑफ ऑल ट्राई सर्विसेज जो हैं इनके ऑपरेशंस में। जैसे ही थिएटर कमांड आएगा ना, इस साल की एंड में आ जाना चाहिए, तब हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब उसके सारे फाइन डिटेल्स आ जाएंगे। सिमरिंग सिटी गेट्स अ ब्रीदर, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पुतनिक, रशियन वैक्सीनेशन, मिस्टर शी अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कोर्ट करेक्शन, और दिस इज आर्किटेक्ट ऑफ वॉर। देन सक्सेस स्टोरी एंड सक्सेस ट्रैप्सी, चाइना का इकोनॉमिक अचीवमेंट हुआ है, सक्सेस तो हो गए, बट एट व्हाट कॉस्ट, इनइक्वालिटी, चाइना में ह्यूज इनइक्वालिटी है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बीजिंग तो रहने लायक नहीं है, इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन द वेस्टर्न ऑर्बिट, ग्लोबल साउथ, दिस इज नार्सिस्ट एंड एक्स ऑफिशियर्स स्पीक अप। एक्स ऑफिसर्स पे भी सरकार ये धमकी देती है कि पेंशन रोक देंगे अगर आपने ऐसा कुछ बात किया तो, व्हेन एक्स ऑफिसर्स स्पीक अप। देन प्रेग्नेंट विमेन एंड वैक्सीनेशन, कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज यहाँ पे डेली न्यूज़ चेंज हो रही है। देन दिस इज लेह एंड कारगिल, लद्दाख करंट स्टेटस, ये अफगान बेस खाली कर रहे हैं। विक्टोरिया स्टैचू टॉपल्ड इन कनाडा, कनाडा में भी अभी इस रेसिज्म का और जो मास ग्रेव्स मिली है
मतलब जो कॉलोनियलिस्ट पावर थी, इन्होंने जो एट्रोसिटीज किए उस बात पे काफी स्टॉर्म आया हुआ है। दिस इज कनाडा। और ये है हाई वैल्यू सेक्टर शिप हुआ। सऊदी एयरलाइन अब गल्फ जायंट्स को टेकल करेगी। टेक ट्रांसफर विद चाइना कंपनीज, डीपीआईटी अपोजेस रिलीफ। तो ये इकोनॉमी का सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस। अब सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन से हमने देखा कनाडा और नॉर्दर्न यूएसए में काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था। तो एक तो होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो होती है ना, वो ऊपर जैसे 66.5 डिग्री दिस लैटिट्यूड है, इसमें इस लैटिट्यूड में एल्टीट्यूड पे मतलब हाइट पे जैसे माला होती है ना, ऐसे ये अर्थ है और अर्थ में ऊपर हाइट पे ऐसे एक माला बन गई है, माला, गार्लैंड। गार्लैंड की तरह ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे ऐसे घूमती रहती है, जेट स्ट्रीम्स। अब बिकॉज वाई एक्सिस में देखिए, ऊपर की तरफ जेट स्ट्रीम है, तो नीचे जो सरफेस होगा वहां पे प्रेशर डालेगी जेट स्ट्रीम। जैसे मानसून में हम देखते हैं ना, जेट स्ट्रीम, तिब्बतन जेट स्ट्रीम ऐसे डिवाइड होती है और एक आती है दिस सेंट्रल इंडिया तक आ जाती है। फिर जब ये विड्रॉ होती है तो मानसून का अराइवल स्टार्ट होता है। तो ऐसे ये जो जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर सब पोलर जेट स्ट्रीम कनाडा में है। ये जो है ना, इसका एक पॉकेट यहाँ पे बन गया है कनाडा वाले जोन में। तो इधर क्या हो रहा है, हीट आइलैंड इफेक्ट जैसी सिचुएशन आ रही है। समर में जेट स्ट्रीम्स है, ये मूव करती है एयर शिफ्ट नॉर्थवर्ड। एयर एक्सपैंड हो रही है, हाई प्रेशर लाइक कंडीशन बन रही है, ला नीना वगैरह इनके भी थोड़े इन्फ्लुएंस होते हैं। द होल थिंग इज, जो एयर का जो मूवमेंट है ना, वो कन्फाइन हो गया है इस पर्टिकुलर जोन में। ये कनाडा है और यहाँ पे एक ऐसा डोम बन गया है। तो इस डोम में बनने के कारण यहाँ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। बिकॉज अभी जैसे अपड्राफ्ट देखा ना, तो अपड्राफ्ट होता है एयर का, तो क्या होता है, एयर ठंडी होती है, बारिश होती है। जब डाउन ड्राफ्ट होता है एयर का, जैसे ये डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, तो एयर क्या होगी, गर्म होती है, फ्रिक्शन होता है, गर्म होती है, और इसके कारण ये पूरे एरिया में एक्सेसिव हीट आ जाती है। तो इस डोम के कारण एंड डाउन ड्राफ्ट के कारण और दिस जेट स्ट्रीम्स भी यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, हॉटर टेम्परेचर नजर आ रहा है कनाडा में। ओके, तो ये एक डोम बन गया है, ऐसा डोम बन गया है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट डोम। क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक इम्पैक्ट है। एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी में ना सारी चीजें टोटलिटी में चल रही है, सब चीज पैरेलल में चल रही है, और इनका एक कन्वर्जेंस जो है ना, वो आके फिर नेट रिजल्ट्स बताता है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, इसको मैं अभी और थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। ओके, डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं, हिंदी आर्टिकल है। एक तो ब्रॉडवे हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो, ई गवर्नेंस हो, मतलब इंटरनेट के थ्रू सरकार गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। ई क्रांति आए इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी में, सूचना का सबको एक्सेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण हो, नौकरियों के लिए आईटी हो, और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम हो। तो डिजिटल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। डिजिटल इंडिया कैंपेन एंड मिशन में ये 9 स्तंभ है। ये सारे हैं, ई क्रांति, ब्रॉडवे, एक्सेस, इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, ई गवर्नेंस एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इनमें ये 4-5 चीजों पे अभी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। पहला तो दीक्षा। दीक्षा जैसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी अच्छी रखिए। हिंदी अच्छी होती है ना। अब आपको दीक्षा का मतलब पता है, हिंदी मीनिंग, तो आप इसको ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हो कि दिस इज रिलेटेड टू व्हाट। दीक्षा देना मतलब किसी को एजुकेशन देना, ज्ञान देना। तो संक्षिप्त रूप में नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब एक ऑप्शन ये होगा, आपको दीक्षा का हिंदी मीनिंग पता है, अब तुरंत इसको टिक कर दोगे। तो दैट इज वाई एक बेसिक हिंदी में हमें हम सबको जानकारी होनी चाहिए। दिस इज दीक्षा। अब ये जैसे ई नाम है, ये क्या है, एग्रीकल्चर का है। ई लगा हुआ है मतलब जैसे ई कॉमर्स कंपनीज होती है ना, फ्लिपकार्ट वगैरह, ऐसे कृषि उपज बाजार समिति को जोड़ने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया। तो नेशनल एग्रीकल्चरल दिस मार्केट बन गया ये। संजीवनी, अगेन हिंदी आपको पता है, संजीवनी क्या होती है, जो किसी चीज में हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट देती है। तो ये क्या है, टेलीमेडिसिन सेवा मंच है। डिजी बुनाई, डिजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई का हिंदी मीनिंग आपको पता है, कुछ बुनना। तो डिजिटल कलाकृति बनाने के लिए करघा जो होता है ना, इसमें कपड़े बुनते हैं, लोड की जाने वाली साड़ी की डिजाइन विकसित करता है। तो ऐसे डीजी बुनाई हो गया। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। स्व मतलब खुद होता है, निधि मतलब कुछ पैसा। आवास शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा है। तो छोटे दुकानदार और फेरी वाले मतलब स्ट्रीट वेंडर, इनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत सारे जो सवाल होते हैं ना प्रीलिम्स में,
आपको कुछ भी नहीं पता है, बट अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वहां पे आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हो, समझ के इंटरकनेक्ट लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप आंसर पे आ जाओगे। दिस वर्क्स। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। तो ये कुछ डिजिटल इंडिया की स्कीम्स हैं और ये इसके पिलर्स हैं। अब ये सीसेट के सॉल्यूशन है, एवरेज निकालना था, सिंपल था, सारा टोटल कर दो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7 एंटिटीज, डिवाइड एवरेज। 30 बॉयज का एवरेज ये है, एज, नया लड़का आया और एक पुराना लड़का गया, तो जो गया उसका सब्सट्रैक्ट करो, नए का ऐड करो, नया एवरेज है 15.8, एक्स इज इक्वल टू 13। 4 साल पहले टोटल एज ऑफ ए एंड बी इतना है, प्रेजेंट एज है मतलब आगे बढ़ा दो, 4 ए का 4 बी का मतलब 8, 40 प्लस 8 48 ईयर हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी निकाल दो, 75। ए और बी का तो इतना था, ए बी सी का इतना है, तो सी का आ जाएगा 75 माइनस 48, 27। अब 7 साल बाद करना है तो 7 ऐड कर दो। तो एज में यही ध्यान रखना है, प्रेजेंट जो है ये एक टाइमलाइन है, इससे पहले जा रहे हो तो सब्सट्रैक्ट करते जाओ, आगे आ रहे हो तो ऐड करते जाओ। अगर आगे से सीधा आगे आ रहे हो तो ये और दोनों को ऐड करो आप, पिछला कितना था और आगे कितना था, यू विल गेट द राइट आंसर। तो ये 34 ईयर्स आ गया। आज का सवाल है, इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस 10,000 एट रेट ऑफ 10% विल बिकम 2100। सिंपल, पुट द फॉर्मूला। If the difference between simple interest and compound interest on a sum of money for 3 years is rupees 200 and the rate of interest is 10%, so what is the sum? बताइए कितना होगा डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड का। सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक ही रहेगा, चाहे पहले साल का है, दूसरे साल का है, तीसरे साल का है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 1 ईयर 4% है, पर 6 मंथ इज 4 ईयर है, 6 महीने का 4, 1 ईयर का दिस 4%। तो आपको बताना है व्हाट इज द सम। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस ऑफ सी सेट फॉर टुडे। अब ये बात है सी सेट और ये हिंदी आर्टिकल है, ये हीट डोम है, चाइना से हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है। और किसी भी काम में ह्यूमन वैल्यूज जो हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पब्लिक गवर्नेंस स्पेशली। देन दिस इज केरला, आज अच्छे से पढ़िए ज्योग्राफी। सो दिस इज 3rd of July 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।